बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि ये प्रोग्राम बिल्कुल जी आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया गया है, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई भी तिबी मसला है तो आपको उसका बर वक्त जो है हल भी मिलेगा और आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो बिल्कुल जी सवालों के जवाबात और आपको मशवरों से जो अपने नवाजते हैं वो हमारे साथ मौजूद होते हैं माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो जल्दी से उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन कैसी हैं जी आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ। 0514102249 पे आप कॉल कर सकते हैं। और हम वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से अपने आज के टॉपिक्स पे आते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अमूमन काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मसला देखने में आ रहा है आजकल वो यूरिक एसिड के हवाले से है। यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गए हैं, थोड़ा सा इस बारे में आगाही दीजिए। बिल्कुल जी, यूरिक एसिड के मसाइल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और कुछ आदाद और शुमार के मुताबिक 100 में से 50 औरतें जो हैं फीमेल्स, उनको यूरिक एसिड का मसला है। ख़वातीन में ज़्यादा हाँ, ख़वातीन में इसका रुझान ज़्यादा है। उसकी वजह ये भी है कि ख़वातीन की जो ज़िंदगी है वो उसमें से एक्सरसाइज बहुत कम होता है। उनकी ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो घर में गुजर जाती है और फिर उनके खुराक भी इस तरह के होते हैं, तो एक्सरसाइज ना होने की वजह से उनका यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये काबिल इलाज है और इसको जितना वक्त पे ट्रीट किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है, ये गुर्दों में पथरी की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। तो वक्त पे इसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ख़वातीन जो हैं वो ये समझ रही होती हैं कि मतलब घर के काम काज जो हैं वो करने से भी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये मतलब ठीक वो नहीं है मानना उनका। इसके लिए बाकायदा एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल, घर के काम भी ठीक है, लेकिन देखें आप ना, आजकल तो आटा गूंदने वाली मशीन भी आ गई है ना, तो एक्सरसाइज हो चुके हम। हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है। और बिल्कुल वो रोटी मेकर मशीन आपने सुना होगा, रोटी भी मशीन से बन जाती है। देखें जी, यूरिक एसिड एक रेत की मानिंद है। अगर उस रेत को किसी जोड़ में डाला जाए तो आप सोच सकते हैं कि वो उस जोड़ में कितना डैमेज करेगा। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये जोड़ों में चला जाए, साइनोवियल फ्लूइड में चला जाए जोड़ों के, तो उसके साथ जो जोड़ में कार्टिलेज होते हैं, जो नाजुक हड्डी होती है जोड़ों के बीच में, वो घिसती रहती है इस यूरिक एसिड की वजह से। तो ऐसा वक्त आ जाता है कि फिर नी रिप्लेसमेंट तक बात चली जाती है और बाज़ लोगों में ये गुर्दों में पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम यूरिक एसिड स्टोन्स कहते हैं। तो यूरिक एसिड कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है। मेडिसिन के जरिए तो बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन डाइट के जरिए भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। गोश्त वगैरह से आपने सुना होगा कि 40 साल की उम्र के बाद गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो यही वजह है कि 40 साल के बाद गुर्दों की वो कैपेसिटी नहीं रहती कि वो ब्लड से आपका यूरिक एसिड निकालता रहे। तो 40 साल के बाद गोश्त की इंटेक कम से कम रखनी चाहिए। गोश्त का इस्तेमाल 40 साल की उम्र के बाद कम करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है, ख़ासकर ख़वातीन में ये मसला आम देखने में आता है। और जिस तरह आपने जोड़ों के प्रॉब्लम्स के हवाले से बात की है, यूरिक एसिड का बढ़ जाना ये जोड़ों को मुतासिर करता है। तो जोड़ों के जो दर्द हैं या काफ़ी सारे इससे जुड़े मसाइल हैं, क्या उसके पीछे और वजूहात भी हो सकती हैं या सिर्फ यूरिक एसिड ही का बढ़ जाना है? बिल्कुल, यूरिक एसिड से जो जोड़ों की बीमारी होती है उसे तो हम गाउट या आर्थराइटिस कहते हैं ना। उस जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है। ये शुरू होती है नी जॉइंट से और फिर जो ईड़ी की हड्डियां हैं इधर भी दर्द महसूस होता है। इन हड्डियों में दर्द होता है ज़्यादातर। दूसरी हड्डियों की बीमारियां जो हैं वो एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें भी नी जॉइंट्स जो बड़े जॉइंट्स हैं वो इफेक्ट होते हैं और जो हड्डियां हैं जो जॉइंट्स हैं उसकी डीजेनरेशन होती रहती है। तीसरी जो इसकी बीमारी है वो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। वो बड़ी पेचीदा बीमारी है क्योंकि वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। उस बीमारी में
इंसान का इम्यून सिस्टम अपने जोड़ों के खिलाफ फाइट करना शुरू कर देता है, तो वो बड़ी पेचीदा बीमारी है। उसमें फिर एलोपैथिक डॉक्टर स्टीरॉइड्स देते हैं पेशेंट्स को, फिर स्टीरॉइड्स के अपने नुकसानात होते हैं और बड़ी लॉन्ग टर्म उसकी मैनेजमेंट करनी होती है जी। तो डॉक्टर साहब जैसे कि यूरिक एसिड के हवाले से आपने बताया, तो इसके लिए आप कोई मेडिसिन बताना चाहेंगे जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया है, और थोड़ा सा एहतियात भी बता दीजिए ताकि वो मेडिसिन भी इस्तेमाल करें, साथ साथ एहतियात भी हो। देखें जी, अगर किसी का यूरिक एसिड ज़्यादा है, सबसे पहले तो उसको पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना है। हाँ, अगर आप 8 ग्लास पानी पी रहे हैं तो आप 16 ग्लास पानी पीना शुरू कर दें। दूसरा, आप सब्जियां ज़्यादा खाना शुरू कर दें, आप गोश्त अवॉइड करें, आप चावल अवॉइड करें, आप साग अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी रिच हैं यूरिक एसिड में। तो दवाई की तरफ अगर आया जाए तो दवाई होम्योपैथिक में इसकी बड़ी कामयाब दवाएं हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन बेंजोइक एसिड एक ऐसी दवाई है जिसके साथ फौरी तौर पे दिन ब दिन यूरिक एसिड की मिकदार कम हो जाती है खून में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद ड्रॉप हो गई है कॉल। जी जी, कॉल में शायद सिग्नल प्रॉब्लम भी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो जी, आज क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम भी ज़्यादा है तो शायद कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। दोबारा आप कॉल कर सकते हैं। तो हम यूरिक एसिड के हवाले से बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने दवा का नाम भी बताया। अगर यूरिक एसिड बाकायदा आप टेस्ट वगैरह करवा लीजिए। तो डॉक्टर साहब, ये सारे चाहे आप जोड़ों की तकलीफ में मुब्तला हैं, जैसा कि आपने बताया कि इससे गुर्दों के मसाइल भी ज़्यादा होते हैं, गुर्दे की पथरी वगैरह, तो ये जो दवा है ये तमाम मरीज ले सकते हैं? ये बिल्कुल, ये जिनको जोड़ों की तकलीफ है यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से, ये उनकी दवा है। फिर अगर यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से गुर्दों में पथरी बन चुकी है तो उसकी फिर अलग दवाइयाँ हैं काफ़ी सारी। तो जिनको दर्दों की तकलीफ़ें हैं घुटनों में, पैरों में, हाथों में, बड़े जॉइंट्स में, और स्वेलिंग भी है, तो उनको बेंजोइक एसिड एक दवाई है जर्मनी की, ये 30 ताकत में उनको लेनी चाहिए, 5-5 कतरे। तो इंशाल्लाह इनका यूरिक एसिड लेवल भी नीचे आ जाएगा, इनके जॉइंट से स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी और इनको दर्द से आराम भी मिल जाएगा। बिल्कुल जी। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, ऐसा ही होता है जब आप टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दिया कीजिए ताकि आपकी और हमारी बात जो है वो क्लियर हो सके। तो खैर, हम बात कर रहे थे आज यूरिक एसिड के हवाले से। इसके हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो गुर्दों के हवाले से डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ये भी इलामत है कि गुर्दों में मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड के बढ़ने के अलावा गुर्दों के जैसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, गुर्दे की पथरी हो गई, गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़ा सा इस हवाले से भी आगाही दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये यूरिक एसिड के बारे में बता दूंगा कि जो भी यूरिक एसिड के मरीज हैं ये हमेशा हट्टे कट्टे होंगे। अच्छा, कोई भी दुबला, सेहतमंद होंगे। हाँ, वो सेहतमंद होंगे। कोई भी दुबला पतला इंसान हाई यूरिक एसिड का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा वजन ही इसकी एक बड़ी वजह है। यूरिक एसिड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह वजन का बढ़ जाना भी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब अगर आ जाए गुर्दों की तरफ, तो गुर्दों की बीमारियां बिल्कुल आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। गुर्दों की पथरी बहुत ज्यादा सामने आ रही है, क्योंकि हम जब स्वात में प्रैक्टिस करते हैं तो स्वात में गुर्दों के पथरियों के मरीज बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि स्वात का जो पानी है वो बहुत रिच है इन न्यूट्रिएंट्स, इन इलेक्ट्रोलाइट्स, उस तरह की चीजें उसमें बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है, वो जाके गुर्दों में डिपॉजिट हो जाते हैं और एक पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर गुर्दों के इन्फेक्शन की बात की जाए तो आप देख सकती हैं कि आजकल हर दूसरी औरत को पेशाब के इन्फेक्शन का, पेशाब में जलन, इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो अगर उस किस्म के इन्फेक्शंस को, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को वक्त पे ना कंट्रोल की जाए तो वो फिर जाके गुर्दों में भी इन्फेक्शन कॉज कर देता है और फिर उसका
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि गुर्दों के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कोई आम एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसी दवाइयाँ जो आप मैदे के ज़रिए इस्तेमाल करें, उससे उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके अलावा गुर्दे फेल होने के काफ़ी सारे केसेस सामने आ रहे हैं। परसों हमारे स्वात में एक केस था जी, उसको इतनी ज़्यादा दवाइयाँ लगाई गई थी, इतने ज़्यादा तेज़ एंटीबायोटिक लगाए गए थे, बुखार था सिर्फ उसको, और उस बेचारे के गुर्दे फेल हो चुके थे। उसका क्रिएटिनिन 6 में चल रहा था, उसका यूरिक एसिड 16 में चल रहा था। तो मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से गुर्दों के मसाइल ज़्यादा बढ़। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहतरम आरिफ अली सिंधी बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल है डॉक्टर हसीब साहब से कि मैं 2013 से यूरिक एसिड का पेशेंट रहा हूँ। जी जी। हाँ डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं आपसे रुजू हूँ कि 2013 से पेशेंट रहा हूँ, डॉक्टरों के पास जाता रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे फायदा नहीं हुआ है। हमें जो डॉक्टर जो हमें मेडिसिन वगैरह देते हैं, पहले ज़ाइलोरेक देते थे 300 mg, इसके बाद यूरिक 80 mg, इसके बाद गो यूरिक 80 mg, इस तरह के टेबलेट जो उन्होंने दिए कि ये यूरिक एसिड के हैं। इनके साथ साथ जो पेन किलर टेबलेट्स दिए उन्होंने, तो वो थे पेन किलर मकसद के फिलहाल आर्जी तौर पर जो है ना हमें तकलीफ से निजात हासिल हो जाती थी, लेकिन परमानेंट हल मसला नहीं हो रहा है। मैं कराची तक गया हूँ, लाड़काना सिंध तक गया हूँ, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गया हूँ, अभी तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इस हवाले से आप जनाब क्या मशवरा देना चाहते हैं? जनाब मेरा वजन जो है इस वक्त तकरीबन 67 है। ठीक हो गया। ठीक है, आपके मरज पे भी बात करते हैं और आपको दवाई भी तजवीज़ करते हैं। अच्छा, सक्कर से इन्होंने शायद कॉल की थी। जी हाँ, कराची। तो इनका जो मसला था वो हाई यूरिक एसिड का था, तो जाहिर है हाई यूरिक एसिड की वजह से इनके जॉइंट्स इफेक्ट हुए हैं, तो ये डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वो इनको यूरिक एसिड की भी दवाइयाँ दे रहे हैं और साथ में पेन किलर भी दे रहे हैं। ऑलरेडी यूरिक एसिड सही तरीके से क्लियर नहीं हो रहा खून से, यानी गुर्दे अपने फंक्शन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद एक डॉक्टर उसको पेन किलर भी दे रहा है। तो ये तो इस मरीज़ की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली बात हुई। तो इनको कुछ दवाइयाँ बता देते हैं, इसके साथ इनका यूरिक एसिड भी ठीक रहेगा और इनकी जो जोड़ों की तकलीफ है ये भी ठीक रहेगी। और दूसरी बात ये कि जो एलोपैथिक साइड में जो यूरिक एसिड की दवाइयाँ हैं, जो पलटों में गोलियाँ आती हैं, वो नहीं लेनी चाहिए, उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इनको दवाई बताते हैं 2-3 किस्म की, जब वो ये इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह इनके दर्द भी ख़त्म होंगे और इनका यूरिक एसिड हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। नंबर 1 दवाई है थिलेस्पी। ये क्यों ताकत में लेनी चाहिए? नंबर 2 दवाई है बर्बीरस भी क्यों ताकत में लेनी चाहिए? नंबर 3 दवाई है आर्टिका यूरन्स। ये 3 दवाइयाँ ये 10-10 कतरे लेंगे एक ही गिलास पानी में सुबह शाम, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। ठीक है, सुबह शाम 10-10 कतरे आपने ये तीनों दवाएं जो हैं इस्तेमाल करनी है। तो उसके बाद आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं कि आपको कितना फाका हुआ। खैर, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? हाँ, मैं सईदा बोल रही हूँ। मैंने ये कहना था कि यूरिक एसिड की अलामत बता सकते हैं डॉक्टर साहब के क्या होती हैं? बिल्कुल, यूरिक एसिड की अलामत ही बता रहे हैं। में दर्द होती है जी सुबह के टाइम, उसके बाद फिर सारा दिन में नहीं होता इस तरह से, लेकिन जब सुबह उठो तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही होती है। ठीक है, आप बता दें। ठीक हो गया, आपकी बात के जवाब देते हैं। जी, हमने स्टार्ट में प्रोग्राम के थोड़ी सी 1-2 चीज़ें जो डिस्कस की थी वो भी इलामात में ही आती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपको दोबारा से बता देते हैं इलामात क्या हो सकती हैं। ठीक हो गया। यूरिक एसिड की अलामत तो सबसे पहले वो मरीज है, यानी वो मरीज हट्टा कट्टा होगा, वो कभी कभी वो दुबला पतला नहीं होगा। दूसरी अलामत उस मरीज की ये है कि उस मरीज की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, कोई वर्जिश उसकी नहीं होगी, वो गोश्त भी खाएगा, साग भी खाएगा, लोबिया भी खाएगा और सो जाएगा, उसकी कोई वर्जिश नहीं होगी। और जो फिजिकल अलामात हैं इसकी वो ये हैं कि जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, खासकर इन जोड़ों में या घुटनों में या नीचे टखनों में इनमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, रेड किस्म की इसमें सूजन आ जाती है।
टच करने से भी इसमें पेन होता है। सही। अगर आप ऐसे मरीज के जोड़ को टच करेंगे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्वेलिंग होगी और वो जब चलते फिरते उसको तकलीफ होगी। सुबह जब वो उठेगा वो पेशेंट, जैसे ही बेड से उठेगा उसके जोड़ों में इतनी स्टिफनेस होगी कि वो बेचारा परेशान होगा, उसको आराम नहीं होगी सुबह के ठीक वक्त। है। जैसे ही वो चलेगा फिरेगा, जैसे धूप लगेगी तो वक्त के साथ साथ दिन गुजरते गुजरते उनको थोड़ा थोड़ा आराम आता जाएगा। तो ये इसकी सिंपल सी अलामत है, हर कॉमन डॉक्टर को इसकी इसके बारे में इल्म है जी। बिल्कुल जी। और जिस तरह किडनी के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि किडनी के मसाइल भी जो हैं वो यूरिक एसिड के बढ़ जाने से भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, इन इलामात में से आपको कोई इलामत है, तो आप ज़रूर अपने टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हैं और दवा जो है डॉक्टर साहब ने बताई है वो ये भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल, इनको कॉमन जो दवाई है यूरिक एसिड की वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एक अच्छी दवाई है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी दवाई हैं। अगर किसी को क्रोनिक यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, यानी काफ़ी, जिस तरह वो पेशेंट ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल से वो इफेक्टी है, तो उनके लिए फिर दवाइयाँ मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो कॉमन मरीज़ है, यानी अगर किसी को यूरिक एसिड का मसला आजकल में हुआ है तो उनको बेंजोइक एसिड दवाई है वो लेनी चाहिए, 5-5 कतरे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम गुर्दों के हवाले से भी बात कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा कि पानी जो है उससे भी अगर वो आलूदा है तो उससे भी आपको गुर्दे की पथरियों की शिकायत हो सकती है। बिल्कुल। तो हम इस पे भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? हैं जी, मैं जेलम से बात कर रही हूँ और मेरे ना गुर्दे की नाली में 2 पथरियाँ थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है मेरे ना नाली का, और स्टेट बाद में फिलहाल तो पाया हुआ ना आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके गुर्दे में भी पथरी है। वो ऑपरेशन बता रहे हैं, शुआओं का ना जो होता है ना, वो ऑपरेशन बता रहे हैं। वो कहते हैं कि शुआओं से ना इसकी पथरी और निकाली जाएगी। ठीक है। ठीक हो जी, गया, ये मैं डॉक्टर साहब से मशवरा करना था। ठीक हो गया। ठीक है, आपके बीमारी पे बात करते हैं और आपको मशवरा भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने गुर्दे के पथरी के हवाले से बात की। देखिए जी, गुर्दे की 4-5 किस्म की मुख्तलिफ पथरियाँ होती है। एक तो स्टोन आता है गुर्दे में जिसे हम स्टेग हॉर्न उसको कहा जाता है। वो जो स्टोन होता है उसमें तो ऑपरेशन करना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि उसकी वजह से गुर्दा फेल होने के चांसेस होते हैं और उसकी वजह से गुर्दे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, यानी गुर्दे से जो पेशाब खारिज हो रहा है वो सही तरीके से नहीं खारिज हो रहा और पेशाब बैक फ्लो कर रहा होता है गुर्दे की तरफ, जिसकी वजह से गुर्दे में इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो उसमें तो ऑपरेशन का कराना बहुत लाजमी है, हम भी तजवीज़ करते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम आए, एक स्टोन है यूरिक एसिड का। जी। उसमें अगर मरीज को आप ऑपरेशन का बताएं और फिर वो भी ओपन सर्जरी का, तो ये मरीज के साथ ज्यादती है। यूरिक एसिड स्टोन के लिए अगर आप लिथ्रोट्रिप्सी भी करें, यानी जिस तरह इन्होंने बताया शुआओं के जरिए, वो भी मरीज के साथ ज्यादती है, क्योंकि यूरिक एसिड का जो स्टोन है जो गुर्दे में डिपॉजिट हो चुका है वो बासानी 1 महीने 2 महीने दवाई के साथ जर्रा जर्रा खारिज हो जाता है पेशाब में। इसी तरह जो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो हैं, वो भी दवाई के साथ बासानी खारिज हो सकते हैं। लेकिन जो स्टेग हॉर्न किस्म के स्टोन्स हैं उसमें फिर ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इनको सबसे पहले अपना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इनका स्टोन किस टाइप का है, तो उसके बाद फिर इनको कोई मशवरा दे सकेंगे। बिल्कुल जी, आप पहले अपने टेस्ट करवा लीजिए, आपके गुर्दे की पथरी जो है वो किस किस्म की है, उस हवाले से जो है आपको इलाज बताया जाएगा। दवा का जो नाम है वो भी तब हम बता सकते हैं आपको। तो ज़रूरी समझें तो आप टेस्ट करवा के डॉक्टर साहब को भेज भी सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा होता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं औरंगजेब मानसेरा से बात कर रहा हूँ। जी औरंगजेब साहब, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। औरंगजेब मानसेरा से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये रहा जी, मेरे सर में दर्द होता है जो कि दाएं तरफ से। ठीक हो। तो मैंने इसका नाक पर भी ऑपरेशन कराया है। अच्छा, उसको मैदे का भी ऑपरेशन कराया है। तो
कभी 2 दफा मैदे का दर्द भी कराया है, लेकिन ये सिर का जो है दर्द ये आराम नहीं होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। लेफ्ट साइड पे होता है आपके सर में दर्द? हाँ, लेफ्ट साइड से शुरू होता है, ये जो जो कहते हैं परपुटी है इसके साथ। अच्छा, ठीक हो कनपट्टी के साथ। ठीक हो गया, ठीक है, इनके उस पे बात करते हैं जी। अच्छा, ठीक हो गया। हेम्योपैथिक में एक कमाल है, हेम्योपैथिक में वो कमाल ये है कि हम उसे मोडेलिटीज कहते हैं। जी। ठीक है, यानी एक साइड का दर्द उसकी दवाई अलग है, दूसरी साइड का दर्द उसकी दवाई अलग है। ये कंसेप्ट किसी भी और मेडिकल साइंस में नहीं है। दूसरी तरफ अगर सर दर्द सर के किसी भी लोकेशन में है, एक ही दवाई है पैरासीटामोल, बस वो आपने कहानी है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हेम्योपैथिक में जो लेफ्ट साइडेड हेडेक है उसकी दवाई है स्पाइजीलिया, तो इनको स्पाइजीलिया लेनी चाहिए। और जो राइट साइडेड हेडेक है उसकी फिर दवाई है लेकेसिस, तो इनकी दवाई स्पाइजीलिया है। स्पाइजीलिया इनको 30 ताकत में लेनी चाहिए, 5-5 कतरे, इंशाल्लाह इनको आराम आएगा और ठीक ठाक हो जाएंगे। दिन में कितने टाइम लेनी है? 3 टाइम इनको 3 टाइम आपने 5-5 कतरे दवा जो डॉक्टर साहब ने बताई है उसके कतरे आपने लेने हैं। तो बिल्कुल जी, यहाँ टाइम हो गया, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी जो टॉपिक्स थे हमारे उस पर बातचीत की है हमने। और जिस तरह स्टार्ट हमने यूरिक एसिड से लिया, उससे जो पैदा होने वाले मसाइल हैं, जोड़ों का दर्द हो गया, गुर्दों की पथरियाँ हो गई, उस हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बताया। और साथ साथ हम कॉलर भी ऐड कर रहे हैं, अगर आपका भी ऐसा कोई मसला है तो डॉक्टर साहब से आप लाइव प्रोग्राम में जान सकते हैं इन बीमारियों के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम गुर्दों के हवाले से बात कर रहे थे, तो पथरियों का तो आपने बताया कि कुछ ऐसी पथरियाँ भी होती हैं जो दवाओं से जो है वो खारिज हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं उनको बहुत पेचीदा मसाइल का जो है सामना करना पड़ता है, बात जो है डायलिसिस तक चली जाती है। तो आप क्या ऐसे मरीज़ों को मशवरा देना चाहेंगे, कोई आगाही दीजिए इस हवाले से कि वो डायलिसिस जैसे मुश्किल मराहल से जो है उनको गुजरना ना पड़े? देखिए जी, पहले डायलिसिस सेंटर हुआ करते थे किसी बड़े शहर में, आजकल हर गांव में एक डायलिसिस सेंटर है। तो वो इस बात की इंडिकेशन है कि गुर्दों के फेल होने के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, इस वजह से लोग डायलिसिस पे जा रहे हैं। मरीज़ डायलिसिस पे जाता क्यों है? क्योंकि उसके खून में, अगर हम इस तरह कहें कि उसका पेशाब उसके खून में गर्दिश कर रहा है, जब हम उनका क्रिएटिनिन चेक करते हैं तो वो 9, 10, 11, 12 में चल रहा होता है, उनका यूरिया बहुत हाई चल रहा होता है, तो फिर मजबूरन को उस मरीज का ब्लड जो है वो डायलिसिस के जरिए वॉश करना होता है। जो काम गुर्दों ने करना होता है वो काम गुर्दे नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से उसका खून फिर डायलिसिस के जरिए साफ करवाया जाता है। तो ऐसे जो मरीज़ हैं उनको तो पानी का इस्तेमाल कम रखना चाहिए, पानी की मिकदार उनको कम रखनी चाहिए, सब्जियों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और फिर हम जब अपने तरीके इलाज की बात करें तो हमारे पास सैकड़ों ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस से रिवर्स हो चुके हैं। जो पहले ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो पहले हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा डायलिसिस करवा रहे थे, अभी वो महीनों में 1 दफ़ा डायलिसिस उनको ज़रूरत पड़ती है। तो हेम्योपैथिक तरीके इलाज में ये पॉसिबिलिटी है कि डायलिसिस के पेशेंट को डायलिसिस से वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया जाए। काफ़ी सारे सैकड़ों पेशेंट्स हमारे क्लिनिक के हैं जिनका फिस्टुला हमने उतरवा दिया है, क्योंकि अभी उनको मज़ीद डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इसकी वजह भी, लोग डायलिसिस पे क्यों जा रहे हैं, सबसे बड़ी वजह जो है वो आजकल की दवाइयों का इस्तेमाल है। ठीक है, गुर्दे फेल हो रहे हैं दवाइयों की वजह से, गुर्दे फेल हो रहे हैं स्टीरॉइड्स की वजह से, जो स्टीरॉइड्स खा रहे हैं उनके गुर्दे फेल हो रहे हैं। जो दिल के मरीज हैं जो डाययूरेटिक्स खा रहे हैं, यानी वो जो पेशाब वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो खा रहे हैं, उनके भी गुर्दे फेल हो रहे हैं और डायलिसिस पे जा रहे हैं। तो जितने भी डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेम्योपैथिक तरीके इलाज में उनके पास वाहिद ऑप्शन है कि उनको डायलिसिस से वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ रिवर्स किया जाए। उस तरफ अगर देखा जाए, उस तरफ तो डायलिसिस के मरीज को सिर्फ एक ही मशवरा दिया जाता है कि आप किसी गुर्दे का बंदोबस्त करें। लेकिन हमारी तरफ जब आते हैं, हम जब 1 माह 2 माह इलाज करते हैं
پھر جب وہ خود جاتا ہے ڈائلیسس کروانے تو ادھر ان کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کا تو کریٹینین ٹھیک ہے, آپ ابھی نہ کروائیں ڈائلیسس. تو اس مطلب کہ ہومیوپیتھک میں دواؤں سے جو ہے ڈائلیسس کے مریض جو ہیں وہ دوبارہ نارمل زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. تو بالکل جی آپ نے یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں بھی درد اٹھتا ہے تو ہم فوراً ٹیبلٹ لینا شروع کر دیتے ہیں, پین کلر, تو اس سے تھوڑا سا گریز کیا کیجیے. دیکھیں جی آج کل ہر پین کلر میں اسٹیرائڈ ہے, ہر پین کلر دوائی جو ہے جو بھی درد ختم کرنے والی دوائی ہے, دیکھیں جو بھی دوائی آپ نے کھائی اور فوراً اس نے درد ختم کر دیا. بے شک آپ کے گھٹنے میں گیپ ہے, آپ کے گھٹنے میں ڈیفارمیٹی ہے, اور وقتی آپ کو آرام دے رہی ہے, آپ نے دوائی کھائی اور آپ کا درد ختم ہو گیا تو آپ کو ڈر جانا چاہیے اس دوائی سے, کیونکہ وہ دوائی اسٹیرائڈز کی بنی ہوئی ہے. تو پین کلرز جو ہیں وہ گردے تباہ کر رہے ہیں آج کل لوگ. بالکل جی, تھوڑا سا احتیاط کیجیے تاکہ آپ بڑے پیچیدہ مسائل سے جو ہیں وہ بچ سکیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ڈاکٹر صاحب سے بات کر. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ جی اسد محمود بات کر رہا ہوں. جی تھوڑا سا اونچا بولیے گا, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. جی اسد محمود بات کر رہا ہوں ضلع جہلم سے. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ بچہ 1.5 سال کا, تو اس کو نا جب وہ بڑا پیشاب کرتا ہے تو اس میں نا اس کو خون آتا ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب سے پتا کرنا تھا یہ کیا مسئلہ ہے اس کو. ٹھیک ہو گیا. ان کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کروائی؟ ٹیسٹ تو کوئی نہیں ابھی تک کروایا, یہ کبھی کبھی مطلب ابھی ہوتا ہے اس کو, تو ابھی تک نہیں مطلب چیک کروایا پراپر اس کو. ٹھیک ہو گیا. اور بچے کا جو سٹول ہے, سٹول سخت تو نہیں ہوتا, ہارڈ تو نہیں ہوتا؟ نہیں ہارڈ ہوتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایک دوائی کا نام بتا رہا ہوں, تو وہ آپ استعمال کروائیں, اور ایک الٹرا ساؤنڈ بچے کا کروا کے کبھی پھر ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کر دیں. جنم سے کال کی ہے انہوں نے, تو آپ واٹس ایپ نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ وہ نوٹ کر لیجئے اور ٹیسٹ کروا کے ڈاکٹر صاحب کو اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دیجئے. ڈاکٹر صاحب دوا بھی بتا دیں. ہاں جی, ان کو دوائی بتا دیں گے. ہیمامیلس ایک اچھی دوائی ہے کسی بھی انٹرنل بلیڈنگ کے لیے. اگر انٹرنلی کوئی بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہیمامیلس کیوں طاقت میں لینی چاہیے. 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام کو ایک ہفتہ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, اور سٹول میں پھر بلڈ نہیں آئے گا. لیکن ان کو غور کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے ہے, انویسٹیگیشن. بالکل جی بالکل. ہمارے اکثر ظاہر بچے جو ہیں وہ ان کی خوراک ایسی ہو جاتی ہے اکثر, یا پھر ہم جو ہے وہ باہر کے کھانے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. تو تھوڑا سا ان چیزوں پہ بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. تو خیر ہم نے بات کی گردوں کے مسائل کے حوالے سے بھی, تو اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو بہت مطلب کامن ایک بیماری ہے, ہر بندہ, ہر دوسرا بندہ, چاہے وہ ایجڈ ہے, آج کل تو ینگسٹرز میں بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ فالج کا مرض بڑا عام ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی آگاہی دیجیے. دیکھیں جی فالج کے تو 2-3 اقسام ہیں. جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ بڑا عام ہو رہا ہے اور جوانوں میں بھی ہے, اسے ہم ٹرانزینٹ اسکیمک سٹروک کہتے ہیں. یعنی وہ ایک معمولی سا فالج ہوتا ہے. جو سیریس فالج ہے اس میں تو دماغ کا کافی حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. تو جو ٹرانزینٹ اسکیمک سٹروک ہے وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ دماغ کو آکسیجن کی سپلائی 1 منٹ کے لیے یا 1 سیکنڈ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو جاتی ہے, اس میں بے ہوشی آ جاتی ہے, اور جو مریض ہے وہ 1-2 دن تک اس کو علامات ہوتے ہیں, پھر خود بخود وہ ریکوری کی طرف چلے جاتے ہیں. جو سٹروک ہے, جو دماغ کا جو فالج ہے, وہ ایک سنجیدہ بات ہے, کیونکہ اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ دماغ کے کافی بڑے حصے کو خون کی سپلائی, خون کی گردش بند ہو جاتی ہے. وہ اس کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی کلاٹنگ فیکٹر جسم میں بن رہا ہوتا ہے, یعنی خون گاڑھا ہو چکا ہوتا ہے, ایک کلاٹ بن جاتا ہے, اور کلاٹ جب جاتا ہے دماغ کی رگوں کی طرف تو رگیں تنگ ہوتی ہیں, ادھر کلاٹ پس جاتا ہے, دماغ کو خون کی سپلائی رک جاتی ہے, اور انسان ایک دم جو ہے ایک سائیڈ اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, پیرالائز ہو جاتا ہے. ایک رائٹ اکثر ہوتا ہے یا لیفٹ. یہ جب ہمارا اگر لیفٹ سائیڈ دماغ میں اگر سٹروک ہوا ہے تو ہمارا رائٹ سائیڈ افیکٹ ہوگا. اگر ہمارے رائٹ سائیڈ کے دماغ میں
स्ट्रोक हुआ है तो हमारा लेफ्ट साइड इफेक्ट होगा और साथ में हमारी स्पीच भी चली जाएगी, क्योंकि स्पीच हमारी जो है वो लेफ्ट साइड ब्रेन से कंट्रोल होती है। तो जिस इंसान को भी फालिज हो जाए उसका राइट साइड इफेक्ट हो गया तो ज़रूरी है कि उसकी स्पीच भी जा सकती है। तो यानी बोलना जो है बोलचाल आपकी बंद हो जाती है। जी बिल्कुल। तो स्ट्रोक के पेशेंट पर हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद कुछ फिजियोथेरेपी के साथ कुछ दवाइयों के साथ वापस भी रिकवर हो जाते हैं, तो रिकवरेबल है। तो इसके अलावा जो ब्रेन हेमरेज के केसेस हैं वो फिर और भी पेचीदा केसेस हैं, उसमें तो बाज़ औक़ात बात जानलेवा भी साबित हो जाती है। बिल्कुल जी। तो होम्योपैथिक में इसका कितने फीसद जो है वो आप इलाज समझ रहे हैं? होम्योपैथिक में बिल्कुल इसका इलाज है। बेशक अगर वो लेफ़्ट साइडेड स्ट्रोक है या राइट साइडेड स्ट्रोक है, होम्योपैथिक में ऐसे मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाबी की तरफ जाते हैं। देखें जी, एक कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक कंसेप्ट है जो आजकल इस पे रिसर्च हो रहा है। उसका मतलब ये है कि दिमाग का अगर एक हिस्सा डैमेज हो गया है, दिमाग के किसी हिस्से में इन्फ्रैक्ट हो चुका है या एट्रोपी आ चुकी है, यानी दिमाग का एक हिस्सा सुकड़ चुका, ख़त्म हो गया, बावजूद उस इन्फ्रैक्ट के वो इंसान दोबारा चलना फिरना शुरू कर देता है। तो जब साइंस ने रिसर्च किया, उन्होंने मालूम किया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए इस तरह मुमकिन हुआ। यानी जो दिमाग का ठीक हिस्सा है वो उस डैमेज शुदा हिस्से के सारे काम अपने ज़िम्मे लेना शुरू कर देता है। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के कंसेप्ट में फिजियोथेरेपी का बहुत अहम किरदार है। इसी वजह से फालिज के मरीज़ 2-3 माह बाद वापस चलने फिरने लग जाते हैं और लगता यूं है कि इनको कभी फालिज हुआ ही नहीं था। बिल्कुल जी। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं डीजी खान से मिर्जा लियाकत बात कर रहा हूँ जी। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तकरीबन अरसा 20 साल से मैं शुगर पेशेंट हूँ और उसके साथ ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि मेरे दोनों जॉइंट्स पेन है, मुझे शदीद किस्म का, नमाज भी बैठ के पढ़ता हूँ मैं। ठीक तो इसके लिए कोई डॉक्टर साहब से मशवरा करना था, कोई अच्छी सी मेडिसिन बता दे। शदीद पेन है, मैं बैठा भी नहीं जाता, इतना ठीक है। जोड़ों में स्वेलिंग है आपके? नहीं, कोई स्वेलिंग नहीं है। ठीक है। और जोड़ों के यूरिक एसिड भी नहीं है। एक्सरे करवाए हैं आपने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करवाए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ वो यही कहते हैं जी आपको जो है सारा जो शुगर की वजह से है। शुगर की वजह तो से शुगर आप कंट्रोल रखें अपना, ठीक है? हाँ, शुगर तो कंट्रोल हमने मेडिसिन के जरिए किया हुआ है, एलोपैथी मेडिसिन की, मगर इसके लिए हमें पुलिस को बताएं इस तरह पेन है कि जैसे अंदर को जख्म हो, इतना शदीद हो, बिल्कुल पेन शदीद किस्म पेन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको दवाई बताता हूँ जिसके साथ आपके जोड़ों के दर्द में आराम आएगा, ठीक है? दवाई का नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स इनको 200 ताकत में लेनी चाहिए। दिन में 1 दफ़ा सुबह नहार मुंह 2 कतरे लेने चाहिए 200 पोटेंसी में। इसके साथ इनकी जोड़ों की जो तकलीफ है, जो दर्द इनको होता है, वो इंशाल्लाह कम हो जाएगा। और दूसरी इनको दवाई लेनी चाहिए साइजीजियम। साइजीजियम इनको शुगर के लिए लेनी चाहिए। तो इनका शुगर जब कंट्रोल रहेगा तो इनकी तकलीफ और भी कम होती जाएगी। बिल्कुल जी, शुगर को कंट्रोल रखिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मज़ीद कुछ बीमारियों पे बातचीत करेंगे। आपके साथ का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।